हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम आप लोगों के सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर उपस्थित हैं और ये जो टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से, खासकर हाई स्कूल और इंटर के बच्चे जो बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही लाभदायक टॉपिक होगा। और अगर आप इसको थोड़ा सावधानी से देखेंगे तो इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि हाई स्कूल के प्रथम अध्याय में चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण। तो शुरुआत यहां से किया जाता है इसमें कि अगर हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है उसको जानने से पहले हमको कुछ और चीजों को देखना होगा। ये हमारा जो संसार है ये परिवर्तनशील है, इसमें क्षण प्रतिक्षण हर चीजें बदलती जा रही हैं और उसी के आधार पर नए तत्वों का, नए यौगिकों का और हर चीज में नवीनता देखने को मिल रही है। तो ये परिवर्तन क्यों होता है? कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नियम है, ठीक है, लेकिन हर चीज का, हर परिवर्तन का एक अपना नियम होता है। वैसे परिवर्तन का मतलब होता है जो अपना स्वरूप बदल दे। अब यहां पर स्वरूप की बात है, भौतिक स्वरूप और रासायनिक स्वरूप। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका भौतिक स्वरूप बदलता है और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका रासायनिक स्वरूप बदलता है। तो उनको हम लोग यहां पर देखेंगे। परिवर्तन कितने टाइप का होता है? परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक कहते हैं जिसको भौतिक परिवर्तन और दूसरा वाला होता है रासायनिक परिवर्तन। ये जो परिवर्तन है बहुत ही आसान है याद करना। भौतिक का मतलब क्या है? जिन वस्तुओं को हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उनको हम भौतिक कहते हैं। और जिनको हम केवल किसी दूसरे स्वरूप में महसूस करते हैं, जैसे कुछ पदार्थ पहले से था दूसरे में बदल गया है, उसका स्वरूप बदल गया है, उसको हम कहते हैं रासायनिक में। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है पहले इसको जाना जाए। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के ऊपर अगर हम ताप लगाते हैं, दाब लगाते हैं या कोई अन्य बाह्य कारक लगाते हैं और वो कुछ क्षण के लिए अगर अपनी अवस्था को बदल देता है, कुछ क्षण के लिए, अस्थायी नहीं होता है, तो उसको कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। जैसे आप देखे होंगे कि स्प्रिंग जो होती है सिकुड़ी टाइप से होती है, अगर उसको बल लगाकर खींच लिया जाए, लंबा सा फैला लीजिए, बड़ा सा छोड़ दो, क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। तो पहले हमने खींचा, एक तार के रूप में बन गया, छोड़ दिया गया, फिर से अपने स्वरूप में आ गया। इसमें कुछ नया नहीं बना, जो पहले था वैसे हो गया है। तो इस प्रकार से इसमें होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। दूसरा आप जान सकते हैं परिवर्तन में, जैसे आप मोम ले लीजिए, मोम को गर्म कीजिए, पिघलेगा, ठोस होता है मोम, पिघलने के बाद द्रव हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसका तापमान घटा वो दोबारा ठोस अवस्था में आ जाता। मतलब कुछ नया नहीं मिला आपको, जो मोम था वो मोम में ही हो गया। किस प्रकार का परिवर्तन होगा? वो भौतिक परिवर्तन होगा। इसके अलावा और आपको एग्जाम्पल बताएं, जैसे पानी कहा जाता है प्रकृति में तीन रूपों में, तीन अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अगर हम पानी को ठोस अवस्था में ले, यानी बर्फ के रूप में ले और उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दें तो पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा। पानी को अगर हम लोग गर्म करेंगे, भाप बनेगा, भाप को ठंडा करेंगे, फिर से पानी बनेगा, पानी को और ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाता है। मतलब कुछ नया नहीं बना इसमें, केवल उसका स्वरूप बदल गया। अब देखिए, जैसे कहा गया बर्फ या पानी, और तीसरा स्वरूप क्या? जलवाष्प। इन तीनों में क्या संबंध मिला? संबंध इतना मिला कि तीनों के जो सूत्र हैं वो तीनों के फार्मूले सेम हैं। H2O को हम लोग लिखेंगे तीनों के रूप में। जलवाष्प के लिए भी H2O लिखा जाएगा, पानी के लिए भी H2O लिखा जाएगा और बर्फ के लिए भी H2O लिखा जाएगा। तीनों में कोई बदलाव नहीं, लेकिन अवस्थाएं चेंज हैं। ये बर्फ हो जाएगा ठोस अवस्था में, ये हो जाता है द्रव अवस्था में और ये हो जाता है गैस अवस्था में। तो इतना ही अंतर है। तो ये आप समझ गए होंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है, कि जब तक उसके ऊपर आरोपित किया जाएगा कोई कारक, तब तक वो अपनी अवस्था बदलेगा। अब जैसे इसमें क्या किया गया, इसमें तापमान देखा गया, तापमान को घटाया गया, बढ़ाया गया,
तो ये अपनी अवस्था बदल देता है। लेकिन ये क्या है, पानी का पानी ही रहेगा, कोई सूत्र नहीं बदले, कोई फार्मूला इसका चेंज नहीं होगा। इसके अलावा एक और आप लोग जानते हैं बखूबी, बल्ब का जलना। बल्ब, लाइट आती है, बिजली आती है, बल्ब जलता है। कब जलता है? जब तक बिजली रहती है। बिजली को हटा दिया जाए, बंद कर दिया जाए, स्विच ऑफ कर दो, बल्ब अपने जैसा पुराना हो जाता है। यानी क्या हुआ इसमें? इसमें कुछ नया नहीं बना। तो वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल कारकों द्वारा कुछ समय के लिए अपनी अवस्था को बदल देता है, उसको कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। और इसी का ठीक विपरीत होता है रासायनिक परिवर्तन। अगर आपसे कहा जाए एक लाइन में बताइए दोनों में क्या अंतर है, तो हम अंतर कहेंगे भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की जो अवस्था है वो अस्थायी समय के लिए बदलती है, और रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ होता है वो अपने पूरे गुण को चेंज कर देता है। यहां पर इनका गुण नहीं बदलता, भौतिक गुण चेंज नहीं होता है। यहां पर भौतिक गुण, रासायनिक गुण सब बदल जाता है। जैसे आप देखे हैं, दूध से ही दही बनता है, दूध से दही बनता है। अब दही में क्या है? दूध का स्वाद कैसा है, दही का स्वाद कैसा है, दूध का रंग कैसा है, दही का रंग कैसा है, दूध का पीएच मान क्या है, दही का पीएच मान क्या है, दूध का गुण क्या है, दही का गुण क्या है, एकदम अलग है। दही किससे बना? दूध से बना। इसका मतलब ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक है। क्यों? हम यहां पर दूध से दही तो बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध को नहीं बनाया जा सकता। तो यहां पर जो रिवर्सिबल होता है वो भौतिक में होता है, जो रिवर्सिबल नहीं होता है यानी जो अनुत्क्रमणीय होता है, जो एक बार बन गया दोबारा नहीं बनेगा, उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। एक उदाहरण और देखिए, जैसे होता है जंग लगना। लोहे पर या अन्य धातुओं पर अगर जंग लगता है तो जंग लगने से क्या है, सबको मालूम है, जंग जब लग जाता है वो धीरे धीरे लोहा जो भी चीजें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो अगर एक बार लोहा जंग से घर्षित हो गया यानी सड़ गया, तो दोबारा आप शुद्ध लोहा उसका नहीं बना पाएंगे, यानी इसका स्वरूप बदल गया, काम खत्म हो गया। दूसरी बात जानिए, कुछ हम लोग और केमिकलों में चलते हैं। जैसे एक होता है मोमबत्ती का जलना। इसके पहले मैंने कहा मोम का पिघलना, लेकिन अब हमने कहा मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती को जब जलाया जाता है तो उसमें एक तागा होता है, धागा होता है बीच में, वो धीरे धीरे जल करके खत्म हो जाता है, लेकिन मोम का भी कुछ भाग वाष्पित होता है और मोम ज्यों का त्यों बना रहता है। मतलब धागा वहां समाप्त हो गया, दोबारा हमको नहीं मिलेगा, तो नया पदार्थ क्या बना वहां पे? राख बन गया है मोम का, मोम के तागे का। इसलिए वो एक रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। अब उसके ऊपर आप देखेंगे यहां पे लिखा गया रासायनिक अभिक्रियाएं। इस टॉपिक का कोरिलेशन यहां से होता है। कैसे? रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं यहां पर देखेंगे हम। रासायनिक परिवर्तन जिन नियमों के तहत होता है और उनको हम जिन अभिक्रियाओं से व्यक्त करते हैं उनको कहा जाता है रासायनिक अभिक्रियाएं। एक बार दोबारा सुन लेंगे आप लोग। किसी रासायनिक परिवर्तन को जिन अभिक्रियाओं द्वारा दर्शाया जाता है उनको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब ये रासायनिक अभिक्रिया जो है, जैसे दूध से दही का जमना, लोहे का जंग लगना, कागज को जलाना, ये सभी आपके रासायनिक परिवर्तन में आएंगे। अगर हमको इनको एक समीकरण के रूप में लिखना होगा, एक चिन्ह के रूप में लिखना होगा, तब हम उसको कहेंगे वो रासायनिक एक समीकरण है। चलिए थोड़ा सा इस पे देखा जाए। जिन परिवर्तनों में नया पदार्थ बनता है उनको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और उनको जिन समीकरणों से व्यक्त करते हैं उनको कहा जाता है रासायनिक समीकरण। चलिए आज देखते हैं रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है या रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। इसमें कई मुख्य अभिक्रियाएं हैं, जिनमें से हम देखेंगे जो सबसे पहले आता है उसका नाम है योगात्मक। योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक का दूसरा नाम है संकलन, एडिशनल रिएक्शन कहते हैं इसको, संकलन अभिक्रिया। देखिए दो शब्द है, एक क्रिया होता है, एक अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया जो होता है वो रासायनिक पदार्थों के लिए प्रयोग किया जाता है, और क्रिया का मतलब होता है कोई कार्य का करना, क्रिया होता है। चलिए योगात्मक, जैसे इसमें एक शब्द आया है योग। योग का मतलब सबको मालूम है,
जुड़ना। तो योगात्मक का मतलब क्या हुआ? जब छोटे छोटे कई पदार्थ मिल करके एक ही पदार्थ बनाते हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है कि जब कई पदार्थ, दो या दो से अधिक तत्व हो या दो या दो से अधिक पदार्थ हो, अगर मिल करके केवल एक ही पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अपक्रिया को हम कहते हैं योगात्मक अपक्रिया। फिर से सुन लेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला करके केवल एक ही पदार्थ बने, ये इसकी शर्त है कि एक से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। अगर एक ही बनता है तब उसको कहा जाता है योगात्मक अपक्रिया। जैसे ये है कार्बन। अब इस कार्बन को आप क्या कहेंगे? कार्बन का संकेत C होता है। अब कार्बन को आप कागज कह लीजिए, कार्बन को आप लकड़ी कह लीजिए, कार्बन को आप कोयला कह लीजिए, किसी चीज को भी आप नाम दे सकते हैं। अगर इसको हम हवा में जलाते हैं, हवा का मतलब होता है ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन नहीं, हवा समस्त गैसों का मिश्रण है, लेकिन कहा जाता है ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो जलाने में सहायता करती है। तो किसी वस्तु का जो जलना होगा वो ऑक्सीजन के द्वारा ही संभव है। तो अगर हम कार्बन को या कागज को या लकड़ी को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं या गर्म करते हैं, यहां से अभिक्रिया के दौरान एक पदार्थ प्राप्त होता है, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और ये किस अवस्था में होता है? गैस अवस्था में। यहां कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है, ये गैस है, बनने वाला पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी गैस है, और यहां पर ठोस है। तो आप यहां देख रहे हैं कि दो टाइप के पदार्थ हैं, एक कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसलिए ये अभिक्रिया क्या है? योगात्मक। योगात्मक का मतलब है जुड़ जाना, एक यहां ये जुड़ गया है। इसी प्रकार से और आप देख लीजिए, एक है H2। H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस है। ये एक होता है Cl2 गैस। Cl2 का फार्मूला हो गया ये क्लोरीन गैस। इन दोनों को मिला करके अभिक्रिया कराया जाएगा तो यहां पर बनता है 2HCl। अगर ये गैस है तो इसका नाम पढ़ा जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर ये गैस है इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, लेकिन अगर ये द्रव है तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों में अंतर है। फिलहाल यहां पर आप देखेंगे एक पदार्थ है हाइड्रोजन, दूसरा पदार्थ है ऑक्सीजन। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। H2 गैस है और दूसरा है O2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ये दोनों गैसें जब मिलती हैं तो बना लेती हैं क्या? अब आप देखिए, अभी हम बैलेंस रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं। 2H2O। अब यहां H2O क्या है? जल है कि जलवाष्प है? क्या है? ये जलवाष्प है। इसको ठंडा करेंगे तब जाकर के ये बनेगा। अब ये बैलेंस नहीं है। चलिए इसी में देखते हैं रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। ये जो तीर होता है, तीर का मतलब है बराबर। तीर के पहले वाले पदार्थ को हम इतने को कहेंगे ये अभिकारी पदार्थ। ये क्या हो गया है? ये अभिकारी पदार्थ है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उनको अभिकारी पदार्थ कहते हैं, और जो अभिक्रिया के बाद तैयार होता है उनको हम उत्पाद कहते हैं, उनको प्रोडक्ट कहते हैं। तो तीर जो होता है, समझ लीजिए एक टाइप का ब्रिज है, नदी के दो किनारे हैं, एक साइड में अभिक्रिया करने वाले पदार्थ और दूसरी तरफ बनने वाले पदार्थ। अब इसको देखेंगे बैलेंस। तो कोई भी रासायनिक समीकरण अगर आपको बैलेंस करना है, फिलहाल उसके कई तरीके होते हैं, आप लोग आगे पढ़ोगे, लेकिन यहां पर हम एक अनुमान विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे जितना तीर के पहले है उतना आपको तीर के बाद देना है हर कीमत पर। क्यों ऐसा? क्योंकि एक नियम होता है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। मतलब क्या है? हम द्रव्य को, किसी पदार्थ को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो यहां पर क्या है? जो दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया में वो नष्ट होने वाला नहीं है, केवल उसका स्वरूप बदलता है। CO2 बन गया, CO2 बन गया। उसी टाइप से देखेंगे कितना कार्बन है? एक कार्बन। तो हमको इधर एक कार्बन मिलना चाहिए, इधर दो ऑक्सीजन है तो हमको इधर दो ऑक्सीजन मिलना चाहिए। इसका मतलब ये बैलेंस है। यहां देखिएगा दो हाइड्रोजन है, यहां दो क्लोरीन है और यहां पर 2H 2Cl बन गया है। उसी प्रकार से हमको इसको देखना बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां 2 दूना 4 H है और 2 1 के 2 O है।
तो यहां 2 O मिल गया, लेकिन यहां पे H बैलेंस नहीं है। कितना कम है? 2 कम है। यहां हम बढ़ा लेंगे 2। तो इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं किसके श्रेणी में आएंगी? योगात्मक अभिक्रियाओं की श्रेणी में आती है, जिसमें नए पदार्थ बन जाते हैं। लेकिन शर्त क्या है? एक ही टाइप के पदार्थ बनने चाहिए। शायद कुछ लोगों के दिमाग में भी कंफ्यूजन हो कि यहां पर ये 2 बना है, यहां पर ये 2 बना है। इसको आपको ध्यान देना है। ये 2 नहीं बने हैं, ये 2 अणु बने हैं, लेकिन ये कितने टाइप के हैं? एक ही टाइप के पदार्थ हैं। तो एक ही टाइप के पदार्थ चाहे इतनी मात्रा में बन जाए, उससे मतलब नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो हम क्या करेंगे? इसके जो अणु यहां 2, इसके जो 2 परमाणु है, हम यहां पर 1 परमाणु ले लें, यहां पर 1 परमाणु ले लें, तो हमको 1 परमाणु 1 अणु यहां पर मिल जाएगा। उसमें आपको कोई कंफ्यूजन में नहीं ध्यान रखना है अपने आप को। बस इतना ध्यान देना है कि बनने वाले पदार्थ एक ही टाइप के हों, उसमें 2 टाइप के पदार्थ ना हो। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया, या संकलन अभिक्रिया, या एडिशनल रिएक्शन। चलिए दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरी अभिक्रिया, आप लोग रिएक्शन को देखते जाइएगा और अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए दूसरी अभिक्रिया की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है प्रतिस्थापन। दूसरी टाइप की अभिक्रिया है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसी का नाम एक और है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन का मतलब होता है क्या? चलिए एक ही नाम से जानते, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिस्थापन, कंफ्यूजन में नहीं, एक टॉपिक पकड़िए, उसी से क्लियर हो जाएगा। बेहतर यह होगा आप हिंदी के साथ में अंग्रेजी नामों को भी याद रखो, तो आपको और भी कंफ्यूजन से छुटकारा मिलेगा। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी इसका अंग्रेजी नाम होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, इसमें देखें कुछ शब्द छुपा है। स्थापन का मतलब होता है स्थान, प्रति का मतलब होता है विपरीत। यानी अगर 2 तत्व हैं, कहीं पर बैठे हैं, उनको एक दूसरे के स्थान से हटा दिया जाए, हो गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जैसे एक है FeSO4, ये है लोहा, ये है सल्फेट। यानी लोहा को हम कहते हैं फेरस, इसका नाम सल्फेट, तो नाम हो जाएगा इसका फेरस सल्फेट। अगर हम फेरस सल्फेट में मिला देते हैं जिंक, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिंक के, अगर हम यहां पर जिंक मिला दें तो इसमें एक परिवर्तन होगा। क्या होगा परिवर्तन? यहां पर आप देखिए, लोहा और ये सल्फेट 2 अलग अलग चीजें हैं। एक अम्लीय मूलक है, एक क्षारीय मूलक है। तो ये जो जिंक होता है और ये जो लोहा होता है, इन दोनों की क्रियाशीलता में देखा जाता है कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। जो तत्व ज्यादा क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया विस्थापन या प्रतिस्थापन। जैसे लोहे में और जिंक में अगर तुलना करेंगे तो जिंक जो होता है वो लोहे से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए ये वाला सल्फेट जो है जब नया प्रोडक्ट बनता है तो वो जिंक के साथ आ जाता है। मतलब क्या बनेगा, यहां पर ZnSO4 बन जाता है और यहां बचता है Fe। आप यहां देख सकते हैं बहुत आसानी से, यहां पर SO4 Zn के पास है और यहां पर SO4 किसके पास है, लोहे के पास है। तो क्या हुआ, पहले लोहे के पास था SO4 ने क्या किया, अपना स्थान बदल दिया, किसके पास आ गया, Zn के पास आ गया। इसीलिए इस अभिक्रिया में क्या हो गया, एक मूलक अपना स्थान बदल देता है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हो गया विस्थापन अभिक्रिया। चलिए और देखते हैं, बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, जैसे CuSO4, ये है कॉपर, ये है सल्फेट। कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है। आपको एक्सरसाइज में मिलेगा कि कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में अगर लोहे का टुकड़ा डाला जाए तो उसका नीला रंग गायब हो जाता है। क्यों, उसके लिए आपको यही देखना है। कॉपर सल्फेट है, विलयन का रंग नीला है,
लोहे का टुकड़ा डालेंगे तो श्योर है आपको यहां देखना है कौन ज्यादा क्रियाशील कौन कम क्रियाशील। तो लोहा जो है वो कॉपर की अपेक्षा ज्यादा क्रियाशील है। आपको हम आगे बताएंगे सक्रियता श्रेणी, उसमें आपको बखूबी याद हो जाएगा कि कौन सा तत्व कहां से विस्थापित होगा। तो लोहा ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। जब इसके विलयन में, ये विलयन हो गया एक्यू, एक्यू का मतलब होता है एक्वा, एक्वा का मतलब होता है जिसका पानी में घोल बनाया गया हो। तो एक्वा हो गया है जलीय विलयन। इसमें जब लोहे का टुकड़ा डाला जाएगा तो ये कम क्रियाशील है, ये ज्यादा क्रियाशील है। जैसे आपस में दो लोगों में झगड़ा हो किसी एक चीज के लिए, जो जीतेगा वही ले जाएगा, वैसे यहां पर है ये लोहे में और कॉपर में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती कुछ देर, और अंत में कॉपर हार जाता है, लोहा सल्फेट को लेकर के गायब हो जाता, मतलब अपना स्थान तैयार कर लेता है। तो यहां पे बन जाता है FeSO4 और यहां पर बचता है Cu। देखो इसका आंसर मिल गया। SO4 हटने के कारण ही इस विलयन का रंग नीले से गायब हो जाता है। अभी हमने क्या कहा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डालने पर उसका नीला रंग गायब हो जाता है। क्यों? तो इसका आंसर क्या मिला? इसका आंसर ये मिला कि जब हम कॉपर सल्फेट में लोहे को डालेंगे, देखेंगे कौन ज्यादा क्रियाशील है, लोहा क्रियाशील है या कॉपर क्रियाशील है, तो हमको मालूम है कि लोहा ज्यादा क्रियाशील है। लड़ाई होगी दोनों के मूलकों में और ये अधिक अभिक्रियाशीलता के कारण सल्फेट से क्रिया कर लेता है, फेरस सल्फेट बना लेता है, इसलिए इसका नीला रंग गायब हो जाता है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी सल्फेट मूलक ने अपना स्थान बदला, इसलिए ये अभिक्रिया क्या है? ये अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। चलो एक आध एग्जाम्पल और देखा जाए। जैसे एक है AgCl, AgCl सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का जलीय विलयन है, इसमें मिला दिया जाए सोडियम को, सोडियम, वही सोडियम जो नमक में होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है ना वो बहुत ही प्रभावित हो जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड है, चांदी का लवण है, इसमें मिलाएंगे क्या, सोडियम। तो क्रियाशीलता चांदी में देखेंगे सोडियम में, सोडियम ज्यादा है या चांदी, महंगी तो चांदी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्रियाशीलता में, पावर में सोडियम ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, झगड़ा होगा, द्वंद्व होगा। द्वंद्व में कौन जीतेगा, ये जीतेगा सोडियम, और सोडियम जब जीतेगा तो ये क्लोरीन से क्रिया कर लेगा और बना लेगा क्या, NaCl, और यहां पर चांदी हो जाएगा अलग। इस प्रकार से आप देख रहे हैं रिएक्शनों में कि एक पदार्थ, चाहे आप जिसको मान लीजिए या एक मूलक मान लीजिए, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। यहां पर सल्फेट विस्थापित हो रहा है, यहां पर सिल्वर के साथ का Cl विस्थापित हो रहा है। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या नाम देंगे, विस्थापन अपक्रिया। आप रिएक्शन को नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आज 2 टॉपिक हो गया है और आज इसका हम लोग रिवीजन भी देखेंगे, लेकिन आज के लिए आपको थोड़ा सा होमवर्क दिया जा रहा है, उम्मीद है आप करके आएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। और सभी बच्चों को गृह कार्य यानी जो आपका HW है इसको अवश्य ही कंप्लीट करना है। अगर आप इसको ध्यान से कंप्लीट कर लोगे तो आपके बोर्ड के बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न देते हैं। आपको बताना है इसमें कि किस प्रकार की अपक्रिया है। एक हम आपको रिएक्शन दे रहे हैं, बताना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये बैलेंस नहीं है, इस रिएक्शन को आपको बैलेंस भी करना है और बताना है किस प्रकार की क्रिया है। ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है, इसको भी आपको बैलेंस करना है और बताना है किस प्रकार की। हाँ, ध्यान देना है आपको, इसमें यहां पर जो है, जैसे दिमाग में आएगा CO2 हो जाए तो CO2 यहां नहीं बनाना है, यहां पर केवल CO होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ही होना चाहिए।
और कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में परिवर्तन बताइए, कौन सा परिवर्तन है? पहला होगा पटाखों का जलना, दूसरा वाला हो जाएगा बी वाला कपूर का ऊर्ध्वपातन, तीसरा नंबर हो जाएगा कागज का जलना, और डी नंबर होगा बर्फ का पिघलना। बच्चों यहां पे एक नया शब्द हो सकता है आपके लिए, हो ऊर्ध्वपातन। इसको मैं बता देता हूं ऐसे कि जैसे जब कोई ठोस पदार्थ हो उसको आप गर्म करो तो सीधे गैस में बदल जाए। किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर अगर वो सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है तो उस क्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन की क्रिया, और उन पदार्थों को कहते हैं ऊर्ध्वपातज। जैसे होता क्या है बेसिकली, अगर आप एक पदार्थ लेते हैं ठोस है, वो ठोस को गर्म करेंगे तो वो द्रव में बदलेगा, और द्रव को गर्म करोगे तब गैस में बदलेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठोस को गर्म करेंगे सीधे गैस में बदलता है। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो आपको यहां पर ये दो प्रश्न हैं, इन दो प्रश्नों को आपको सॉल्व करके लाना है। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। आज की मुलाकात बस इतनी। धन्यवाद। जय हिंद।